अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी में डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डोमेस्टिक अब्यूज़ और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। इस प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है वो आजकल कोविड पेंडेमिक में इसलिए ज़्यादा है कि स्टडीज़ ये बता रही हैं कि जब से कोविड आया है फरवरी मार्च से, तब से डोमेस्टिक अब्यूज़ और वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ में इजाफा हुआ है। इसके बारे में क्यों इजाफा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि घर में लोगों का स्ट्रेस भी बढ़ा है, क्योंकि लोग घर में हैं, लोग बच्चे नहीं जा रहे, लोग काम पे नहीं जा रहे या घर से काम कर रहे हैं, तो इसमें काफी इजाफा हुआ। हम चाहेंगे कि लोग इस बारे में लोगों को साइंस सिम्टम्स पता चले और ये भी पता चले कि उसका इलाज हम क्या करें और उसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर शकील रजा, हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं और एडल्ट साइकियाट्रिस्ट हैं, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं, स्लीप एंड ओबेसिटी में भी इन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है, बहुत सारी चीजें की हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। वेलकम टू द शो शकील। एक मिनट, अभी थैंक यू से शुरू करेंगे दोबारा। आप थैंक यू से शुरू करें, फिर हम करते हैं। आप थैंक यू कर दे शकील। ऑलराइट, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम डॉक्टर शाह। बहुत शुक्रिया। चाइल्ड अब्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे और एक एस्टिमेट के हिसाब से अमेरिका में कुछ 700-800,000 लोग चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं एक साल में। तो इट्स अ वेरी स्टैगरिंग फिगर। तो ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि चाइल्ड अब्यूज की डेफिनेशन क्या है, हम किस चीज को चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। क्योंकि हमारी देसी कम्युनिटी में तो माँ बाप बच्चे को हल्का सा थप्पड़ मार दें या डांट दें तो वो समझते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन अमेरिकन डेफिनेशन के हिसाब से दैट कुड बी कंसिडर्ड एन अब्यूज। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसेंशियली चाइल्ड अब्यूज इधर एक्ट ऑफ ओमिशन है और एक्ट ऑफ ओमिशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, व्हिच मींस दैट अगर आप चाइल्ड को हिट कर रहे हैं फिजिकली तो ये एक्ट ऑफ ओमिशन में आएगा। और एक्ट ऑफ ओमिशन ये कि आप उसकी बेसिक नीड्स नहीं मीट कर रहे हैं, उसकी एजुकेशनल नीड, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह चाइल्ड अब्यूज जो बेसिकली एक फिजिकल अब्यूज होता है, एक इमोशनल अब्यूज है, एक सेक्सुअल अब्यूज है। इस तरह हम इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल अब्यूज सबसे ज्यादा कॉमन होगा क्योंकि फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज विल रिजल्ट इन इमोशनल अब्यूज ऑब्वियसली। अच्छा, ये चाइल्ड अब्यूज है। इसमें कोई खास एज ग्रुप है कि जिसमें अब्यूज ज्यादा होता है, यंग बच्चे हैं या किसी भी एज में हो सकता है? वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है। मिसाल के तौर पर इन्फेंट में भी आपने सुना होगा शेकन बेबी सिंड्रोम है। इन्फेंट और अराउंड एज 3 to 4 मोस्ट कॉमनली निगलेक्ट ज्यादा हमें कॉमन नजर आता है, लेकिन अब्यूज जो है किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन डेवलपिंग चाइल्ड में ये रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी देखने में आया है कि जो बच्चे वल्नरेबल होते हैं, यानी कि या तो कमजोर हो या बोल नहीं रहे या अक्सर कोई उनको कोई माजूरी है, तो उसमें अब्यूज के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। क्या ये सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर चाइल्ड को किसी भी तरह की फिजिकल इमोशनल डिसेबिलिटी है या चाइल्ड आपका स्पेशल है तो रिस्क जो है अब्यूज का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और लड़के लड़कियों में कोई फर्क है कि दोनों में बराबर प्रोपोर्शन होता है? कॉमनली फीमेल में ये ज्यादा कॉमन है, लड़कियों में ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारी कल्चर में कुछ चीजें हम नॉर्मल समझते हैं या कम से कम हमारी जनरेशन नॉर्मल समझती थी, हो सकता है हमारे बच्चे नॉर्मल ना समझते हो। जैसे कि स्कूलों में एक जमाने में टीचर्स छड़ियों से मार देते थे, जो कि बहुत गलत बात है लेकिन होता था, या माँ बाप ने कभी गुस्से में बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, तो वो किस जिम्मे में आता है? सो इसेंशियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जो हम लोगों को समझने की हमारी कम्युनिटी को जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो इमिग्रेंट हैं और बच्चे यहाँ पे बॉर्न एंड रेस्ड हो रहे हैं। तो एक कल्चरल डिफरेंस है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं अपनी पेरेंटिंग में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड की डिसिप्लिन के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज ए पेरेंट हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो वेल बिहेव करे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बच्चे चूंकि क्यूरियस होते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं, तो वो डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल पाते। तो बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बच्चे को डिफाइन करें और बेस्ड ऑन द बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफर करें। हम ये जानते हैं, आप जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बिहेवियर जिसको हम पॉजिटिवली रिइंफोर्स करते हैं वो परसिस्ट करता है। हमारे कल्चर में होता ये है कि थोड़ा सा हम लोग हाइपर क्रिटिकल होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है कोई चीज तो हम उसको प्रेस करना भूल जाते हैं। अगर हम याद रखते हैं, प्रेस करना भूल जाते हैं।
हाँ, लेकिन जब जरा सी भी कोई गलती करता है तो हम बहुत ज्यादा हाइपर क्रिटिकल हो जाते हैं। उसके नतीजे में ये होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग और बच्चे खुसूसन हमसे अटेंशन चाहते हैं, तो जब उनको ये नेगेटिव अटेंशन आप देते हैं उनके नेगेटिव बिहेवियर पे, तो वो बिहेवियर रीइंफोर्स जिसको जो आप खत्म करना चाह रहे हैं। सो अब जहां तक आपने बात पूछी कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट की जो आपने बात की, इसका बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर आप अपने बच्चे को जब मारेंगे, हिट करेंगे, तो बच्चा ये लर्न करेगा कि हिटिंग जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, हिटिंग इज ओके। सो बच्चा ये लर्न करने के बाद जब स्कूल जाएगा, तो जब उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो दूसरे बच्चों को हिट करेगा, क्योंकि उसने ये पेरेंट्स से लर्न किया। क्योंकि एज ए पेरेंट हम जो है रोल मॉडल हैं अपने बच्चे के, जो कुछ भी हम करते हैं बच्चे हमें फॉलो करते हैं। तो इसलिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री की जो हमारी एसोसिएशन है वो रिकमेंड नहीं करती कॉर्पोरल पनिशमेंट को। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इस मुल्क में माँ बाप बच्चे को थप्पड़ मार दें तो क्या बच्चों की राइट्स है, या कैन समबडी कॉल सीपीएस फॉर दैट? सो इसेंशियली होता ये है कि मैं ये बात बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं बहुत ज्यादा डील करता हूँ पेरेंट्स के साथ के जब इस तरह वो थोड़ी सी कॉर्पोरल पनिशमेंट करते हैं, और क्योंकि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि वो रिपोर्ट कर दें, तो जब सीपीएस कॉल हो जाती है तो वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जिससे पेरेंट्स को गुजरना पड़ता है। और आई हैव सीन केसेस के जिसमें चाइल्ड जो सीपीएस ने जो है वो बच्चों को रिमूव किया, उन्होंने कस्टडी ले ली, उसके बाद उन्होंने उसको फॉस्टर होम में डाल दिया, और ये सारा बहुत ही पेनफुल प्रोसेस हो जाता है पेरेंट्स के लिए इसको डील करना, और फिर बच्चा वापस लेना सिस्टम से, सीपीएस से। अगर आ गए सीपीएस के उसमें तो फिर आपकी फाइल खुल जाती है। जी हाँ, फिर आपको जो है वो पेरेंटिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको थेरेपी में जाना पड़ेगा एक और आप अगर वर्किंग पेरेंट हैं तो आपको यू नीड टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, सो वो बहुत पेनफुल हो जाता है। और फिर हमारा बच्चा जो है वो किसी भी फैमिली के पास वो भेज देंगे, सो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इसलिए जरूरत इंपॉर्टेंट ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट के बजाय आप बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को लर्न करें और करें। ठीक, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि बाद में फिर जो कम्युनिकेशन होगी वो पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में, देसियों में मिथ ये है कि इमोशनल अब्यूज तो शायद हो, फिजिकल अब्यूज हो, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज देसियों में नहीं होता। ये हमारी उसकी चीज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिथ गलत है। आप क्या कहते हैं, आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ये बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है, और उसकी वजह ये है कि हम लोग एक स्टिग्मा अटैच किया है हमने। और अगर पता भी चल जाए, अगर चाइल्ड कम फॉरवर्ड होता है और पेरेंट को खुसूसन अगर मदर को बताता भी है, तो बच्चे को यही बताया जाता है कि कीप क्वाइट, अंडर द कारपेट इसको रख दो। लेकिन उसके नतीजे में जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज होता है बच्चे को, विच बेसिकली अफेक्ट द होल लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम फॉरवर्ड हो और उसको एड्रेस करें। तो अगर एक आम पेरेंट है या आम कोई रिश्तेदार है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे एक बच्चे में अब्यूज के? क्या चीज हम देखें कि हमें फिक्र हो कि भाई इसको हम डॉक्टर को दिखाएं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं? सो बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली डिपेंड्स एज ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चा जो है वो बहुत ही यंग एज में है, तो फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो सेक्सुअली एक्टिंग आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चा ऐसी ड्राइंग करेगा जिसके अंदर आपको इंडिकेशन मिलेंगी, ऐसी जर्नलिंग, ऐसी राइटिंग करेगा, बच्चे की स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगी, बच्चा जो है वो खाना पीने में उसके पैटर्न चेंज हो जाएगा। जो अब्यूजर है, अगर फॉर एग्जांपल वो कोई अंकल है और उस घर में नहीं रहता, तो बच्चा उस घर में जाने से इनकार कर देगा। अगर बच्चा गॉड फॉरबिड स्कूल में अब्यूज हो रहा है, तो बच्चा स्कूल रिफ्यूजल बिहेवियर देगा, क्योंकि बच्चा अवॉइड करने की कोशिश करेगा, उसको नाइट मेयर्स आएंगे, वो बहुत ज्यादा टीयरफुल, आइसोलेटिव और विथड्रॉन हो जाएगा। तो यंग एज में आपको ये कॉमनली बच्चों में नजर आएगा। और अगर बच्चा टीन एज में है, तो उसमें आपको बिसाइड सम ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम आपको सब्सटेंस अब्यूज भी मिलेगा, वो सेल्फ मेडिकेट करने के लिए। इसके साथ ही साथ बच्चा जो है वो एक्चुअली एक्टिंग आउट बिहेवियर में एंगेज हो गया, और सिबलिंग्स के साथ और पीयर्स के साथ इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, जिसको हम ट्रॉमा रीइनैक्टमेंट कहते हैं बेसिकली, एज यू नो। ठीक ठीक। अच्छा, वक्त से पहले एक चीज और बताएं कि माँ बाप को क्या बच्चों से चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात करनी चाहिए कि बेटा या बेटी अगर इस किस्म की कोई चीज हो तो हमें बताएं, और कोई आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करे या आपसे कोई गुस्से से बात करे या फिजिकली आपको हिट करे तो बताएं? क्या बात करनी चाहिए इस बारे में, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बात करनी चाहिए। तो आपने जैसा फरमाया कि बिल्कुल आप अपने बच्चे को सिखाएंगे टचिंग इज नॉट अलाउड। एक हमारे यहाँ कॉमनली आपने सुना होगा, बताया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करो, विच इज ओके, विच इज गुड, बट एज वी नो के मोस्ट ऑफ द टाइम जो अब्यूजर होता है वो या तो फैमिली मेंबर होता है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, या वेल नोन टू द चाइल्ड, वो बच्चे की जिंदगी में इन्वॉल्व होता है। स्कूल टीचर हो सकता है, जिम हो सकता है, चाइल्ड केयर में इन्वॉल्व होगा, किसी ना किसी तरह वो इन्वॉल्व होता है।
तो बच्चे को आप ये बताएं कि टचिंग इज नॉट अलाउड. Whenever somebody touch you, you feel, for example, funny or uncomfortable, tell that person no, walk away and let me know right away. You will not be penalized. कि आप कम फॉरवर्ड होंगे, ऐसा कुछ है कोई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिखाएं बच्चों को. ठीक है, ठीक है. तो ये आपने बड़ी अच्छी बातें बताई चाइल्ड अब्यूज के बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अच्छा, कितना कॉमन है ये चाइल्ड अब्यूज? काफी कॉमन है और देशियों में भी जैसे आपने कहा है, तो क्या इसकी वो है रेशियो? अमेरिका में तो as we know के every fourth child is abused in some way. तो ये बहुत ही कॉमन है. These numbers are very staggering. आपने जो शुरू में मेंशन भी किए, देसी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेटा तो है नहीं और वो अंडर रिपोर्टेड है. लेकिन मैं जो पेशेंट्स देखता हूँ अपने इन पेशेंट सेटिंग में, कॉमनली पेशेंट जो है वो हर रंग, नस्ल, जबान, मजहब, कल्चर से आते हैं मेरे पास और वो सबकी अब्यूज की हिस्ट्री होती है. तो विच मीन्स कि इट इज प्रेजेंट इन एवरी कल्चर. ठीक है. अच्छा, अब एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि ये कॉमन है, सब कुछ है, अगर हम इसको अननोटिस रहने दें तो इससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. बच्चों को बड़े होकर पीटीएसडी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं. तो ये सब भी होता है अगर हम ना करें इसको, क्योंकि जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि कीप इट अंडर द कारपेट, ये उनके लिए है. जी, तो उसका एक तो उसका प्रॉब्लम ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब्यूज को स्टॉप करना भी जरूरी है. चाइल्ड को फिजिकली रिमूव करना सिचुएशन से जरूरी है. अगर आपने वो सब कर लिया लेकिन उसके बाद अगर आप चाइल्ड की इमोशनल डैमेजेस जो हुए हैं उसको मेडिकल एग्जाम के अलावा साथ साथ वो अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो जैसा आपने मेंशन किया कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज टीनेज में आके बहुत ही कॉमन है और फिर एकेडमिक डिक्लाइन होता है उसके नतीजे में. और फिर बच्चे को जब वो बड़ा होता है और वो अपनी इंटीमेसी में प्रॉब्लम्स होते हैं शादी के बाद, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एड्रेस. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. वक्फे का वक्त हो जा रहा है, वक्फे से आके इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और अब हम बच्चों से निकल के डोमेस्टिक अब्यूज की तरफ जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. वक्फे से पहले हम चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात कर रहे थे और उसके साइन सिम्टम्स के बारे में बात की और मुख्तलिफ उसके जो टाइप्स हैं या जिस तरह से लोग आते हैं बच्चों के साथ होता है उसके बारे में बात की. अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज. पहले तो ये बताएं डॉक्टर आजाद कि डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज को आप कैसे डिफाइन करेंगे और चाइल्ड अब्यूज जो बच्चों का अब्यूज है इसकी क्या डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस? तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसको डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को कुछ इस तरह कि एक पार्टनर का अपने दूसरे इंटीमेट पार्टनर को इमोशनली, फिजिकली और इन एनी अदर वे में इस तरह अब्यूज करना कि वो गेन कर सके कंट्रोल और पावर उसके ऊपर. तो इसको ये वही चीज है जिसको आईपीडी भी कहते हैं, इंटीमेट पार्टनर. जी. तो ये क्वाइट कॉमन है. अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मैं बताऊं कि रोजाना जो है वो 10 इंटीमेट पार्टनर जो है वो हलाक होते हैं अमेरिका के अंदर इसके नतीजे में, और एवरी थर्ड टू फोर्थ वुमेन हम स्टडीज में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है. मोर कॉमन है फीमेल में बिटवीन द एज ऑफ 16 to 24, बट इट कैन हैपन विद मेल एज वेल, व्हिच इज लेस कॉमन. ओके, ठीक है. मर्दों में भी हो सकता है लेकिन औरतों में ज्यादा कॉमन है और यंग औरतों में ज्यादा है. और इसमें भी मेरा ख्याल है वही होगा कि जो वल्नरेबल खवातीन हैं उनको ज्यादा चांस है होने का एज अपोज टू जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वो है उनको कम होने का चांस है. राइट? जी. इसके मल्टीपल कॉजेज हैं. एसेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे कल्चर में चूंकि सिखाया जाता है कि फीमेल का रोल जो है वो थोड़ा पैसिव है और मेल जो है वो डोमिनेंट है. हम काइंड ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी होते हैं और फिर उसके साथ साथ फीमेल को यही सिखाया जाता है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ जो है वो सारी जिंदगी गुजारनी है. तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक दफा जब अब्यूज होता है उसको जो फीमेल है वो पेरेंट्स को रिपोर्ट नहीं करती, हेल्प नहीं लेती, तो इसके नतीजे में अब्यूजर ये समझता है कि दिस इज समथिंग नॉर्मल ही इज डूइंग. सो वन टाइम जब अब्यूज होता है तो वो दोबारा होता है. जब फीमेल ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब्यूज जो है ये रुक जाएगा, क्योंकि होता ये कि डायनामिक्स जो अब्यूज की कुछ होती है कि पहले एक एस्केलेशन होगी अब्यूजर के पास, फिर वो एक्सप्लोड करेगा, उसके बाद जो है वो काम हो जाएगा और आखिर में एक हम कहते हैं सॉर्ट ऑफ हनीमून पीरियड आएगा जिसमें वो ओवर रोमांटिक हो जाएगा, अपोलोजाइज करेगा और रीअश्योर करेगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा. लेकिन फिर दोबारा होगा.
लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि एक दफा अब्यूज, जो प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर इज पास्ट बिहेवियर एज वी ऑल नो, तो फिर वो दोबारा होता है और फिर दफा ये डायनेमिक्स रिपीट होती है, 4 साइकिल्स जो मैंने आपको बताया। और अनफॉर्चुनेटली इसका नतीजा ये निकलता है कि जो बच्चे उस घर में मौजूद होते हैं, जो जब इसको वो विटनेस करते हैं, तो स्टडीज ये बताती हैं कि 80% वो बच्चे, खुसूसन बॉयज जो इसको ऑब्जर्व करते हैं, वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं बड़े होकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, एग्रेशन में और वायलेंस में। तो इवन ये कि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भी कोई फेवर नहीं दे रहे, क्योंकि 60% बच्चे घर में डोमेस्टिक वायलेंस को विटनेस करते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने बच्चे को अगले कमरे में बंद कर दिया, वो नहीं देख रहा, so as we know, kids are very smart, so they notice bruises on or all physical signs and everything. वो जो फिर ड्रामा में देखते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो रही है बेटी, अब तुम्हारा जनाजा ही घर से आना चाहिए, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अब्यूज हो रहा है तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट? There is no justification for abuse. So basically abuser जो है वो different excuses use करेगा। For example, abuser ये कहेगा कि आपने प्रोवोक किया मुझे, इसलिए मैंने हिट किया, या मुझे ड्रग्स अल्कोहल का प्रॉब्लम है, या मुझे मेंटल इलनेस है। लेकिन हम ये कहते हैं कि abuser is responsible for the abuse and you have to own and take full responsibility of your actions. और unfortunately मैं आपका बिहेवियर नहीं चेंज कर सकता, राइट? सो आप ही को अपना बिहेवियर चेंज करना होगा और आप ही को एक्शन लेने होंगे। तो आपको हेल्प लेनी होगी, रिसोर्सेज के साथ आपको कनेक्ट होना होगा। अच्छा, इसमें अगर अब्यूजर की यूजुअली अब्यूजर जो है वो बच्चे से बहुत मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि बच्चों से पेरेंट्स करते हैं, तो दैट कुड बी अ वे टू टॉक टू देम कि देखिए अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके बच्चे की नफ्सियात पे इसका असर पड़ेगा, और हो सकता है कि वो बच्चे के ख्याल से, अगर अपने स्पाउस के ख्याल से नहीं तो बच्चे के ख्याल से भी हो सकता है इसको रोक दे। अक्सर ऐसा होता होगा। जी हाँ, इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप उसको रिमाइंड कराएंगे, इस कंट्री के अंदर अगर बच्चे ने ही सीपीएस को इन्वॉल्व कर दिया और एपीएस एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विस इन्वॉल्व हो गई, सो फादर के पेरेंटल राइट्स खत्म हो सकते हैं। फादर को आस्क किया जा सकता है घर से निकलो, यहाँ से बाहर जाओ, ये क्वाइट मैं देखता भी हूँ। ये मतलब इस कंट्री में तो हम अगर देसी स्टाइल में इसको डील करेंगे तो आप खुद ही ट्रबल में आएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपनी हेल्प लें, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उसकी ट्रीटमेंट लें, आपको सब्सटेंस इश्यूज हैं, आपकी ट्रीटमेंट, आप एंगर मैनेजमेंट लें, आप कपल काउंसलिंग में जाएं। और फीमेल को चाहिए कि उनको एक सेफ्टी प्लान इन प्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये ना रखें कि जैसा मैंने बताया कि डायनामिक्स में वो ठीक हो गया है, आपको अब्यूज को एज ए इशू लेना है रादर देन के एज ए होल उसकी पर्सनैलिटी। मिसाल के तौर पे एक फीमेल मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हस्बैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन जब ड्रंक होते हैं तो मारते हैं, अदरवाइज वो बड़े ही इज अ जेंटलमैन। मैंने कहा हाउ ऑफ्टन डज ही ड्रिंक? एवरी अदर डे ही ड्रिंक्स। तो मैंने व्हिच मींस कि एवरी अदर डे वो आपको मार रहे हैं, और आप कह रही हैं कि सिर्फ अल्कोहल की वजह से मार रहे हैं। दिस इज अ चॉइस ड्रिवन बिहेवियर, यू हैव टू एड्रेस द बिहेवियर। तो आपके पास एक रेस्क्यू प्लान होना चाहिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। फिजिकली जब आप अपने को रिमूव करें अब्यूजर के पास से, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, आपके पास चाइल्ड केयर होनी चाहिए, कुछ फाइनेंसेस होने चाहिए। ये प्लान आप बना के रखें हमेशा, क्योंकि जो अब्यूज कर रहा है कभी भी वो इतना एस्केलेट कर सकता है कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है। आपके फोन में कुछ नंबर सेव होने चाहिए इस हिसाब से कि फौरन आप उन नंबरों को फोन कर सके, और अगर आप चाहें तो किसी और नाम से वो नंबर कर सकते हैं। और ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई आपकी फैमिली में उसको इन्फॉर्म करें। और दूसरा इसके साथ ही साथ अगर आप अपने नेबर में या कहीं आप महसूस करेंगे अब्यूज हो रहा है तो आप अथॉरिटीज को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि बताएं कि अब कम्युनिटी एजुकेटेड होती जा रही है, हमारी देसी कम्युनिटी एजुकेटेड होती जा रही है पहले से, और हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं लोग। तो ये बताएं कि क्योंकि कम्युनिटी एजुकेटेड हो गई है, कुछ चीजें सीख भी रहे हैं, तो क्या ये डोमेस्टिक अब्यूज कम हो रहा है? एजुकेशन से तो चीजें बेहतर होनी चाहिए, क्या ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? वैसे बहुत सारी मिथ हमारी सोसाइटी में ये समझी जाती है कि अगर बंदा पढ़ा लिखा है या वो पैसे वाला है तो वो अब्यूज नहीं करेगा। वो समझते हैं कि जो काम पढ़ा लिखा है या जो जाहिल है वो अब्यूसिव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। वेल एजुकेटेड, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इवन डॉक्टर्स हैं वो अब्यूसिव हैं। तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में हमारे स्ट्रेस बहुत हो गई है, खुसूसन आपने जैसा कि मेंशन किया कि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते, तो ये अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, ये हमारी कल्चर में नहीं है, अंडर रिपोर्टेड है डेफिनेटली, लेकिन ये बिल्कुल मौजूद है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही है। अच्छा, अमेरिका में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, बैटर्ड वुमेन शेल्टर्स मौजूद हैं, तो इन सबको कैसे लोग यूज कर सकते हैं? जी, तो एक फेडरल नंबर है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्राइसिस हॉटलाइन है। वो नंबर आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो एक मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा है, उस नंबर को आप कॉल कर सकते हैं।
एक नंबर है, वो आखिरी उसके 4 वर्ड तो सेफ हैं, SAV, और 1-800 और बीच में 729 आई बिलीव और 7233, मैं जरा सा भूल रहा हूँ, तो उस नंबर को आप कॉल करें। इसके अलावा आपके पास अगर फैमिली एक्सटेंडेड नहीं है तो आप जो है ना वुमेन शेल्टर मौजूद है, बैटर्ड वुमेन के शेल्टर मौजूद है, आप उसमें जाके वक्ती तौर पे अपने आप को सेव कर सकते हैं, उसमें बच्चों को भी वो रखने की इजाजत देते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लें, अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो आप जो है ना वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं पुलिस को कॉल करके। ठीक, जिस नंबर का आपने जिक्र किया वो नंबर है 1-800-799-SAFE, 1-800-799-SAFE, और सेफ जो है वो 7233 है। इसका मतलब ये नंबर है 1-800-799-7233, और ये है नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस की हॉटलाइन, जो कि आप जिस भी इलाके में हो वहां की लोकल उससे कनेक्ट आपको कर देगी, वहां के रिसोर्सेज आपको बताएगी। और ये नंबर जो भी आदमी जिनके घर में अब्यूज होता है तो उनको ये नंबर हैंडी रखना चाहिए, और हम इसका टिकट भी चलाएंगे। 1-800-799-SAFE, 1-800-799-SAFE। तो ये भी नजरिया हमने बता दिया आपको। अच्छा, ये बताइए कि अब्यूज जब होता है बड़ों में तो ऑफ कोर्स इट्स गोना रिजल्ट इन डिप्रेशन, इट्स गोना रिजल्ट इन एंजाइटी, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब्यूजर जो है वो, आपने उसका बताया कि अब्यूजर हो सकता है ड्रग एंड अल्कोहल ले रहा हो सकता है एंगर का शिकार हो सकता है मेंटल इलनेस का शिकार हो, लेकिन जो विक्टिम है, विक्टिम के लिए क्या साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हो सकते हैं? उनके लिए भी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, PTSD हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। जी बिल्कुल, तो इसके नतीजे में PTSD होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा, सोशल आइसोलेशन होगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, एक्सीडेंटल इंजरीज आपने बहुत ज्यादा ER में देखी होंगी कि बॉडीली इंजरी होती हैं। आज ही मैंने देखी है, आज मैं ER में हूँ, आज ही मैंने देखी है कि इंजरी रिलेटेड टू अब्यूज। बिल्कुल, और उसमें अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि वो विक्टिम जो है बेचारा, ये बेचारी, वो आकर जो है वो एक्सप्लेनेशन देते हैं जो बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती हैं आपकी। और वो अपने, आज जो मैंने देखा केस, तो उसमें प्रोटेक्ट कर रहे थे वो अपने हस्बैंड को कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं और मैं गिर गई, और हालांकि लाइक यू सेड कि इट वाज क्लियरली नॉट अ फॉल, इट वाज डेफिनेटली एन अब्यूज, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनको घर वापस जाना है। तो मैं यही कहता हूं कि आप अपने आप को विक्टिम के बजाय सर्वाइवर कहें, अपने आप को एम्पावर करें कि आपने सर्वाइव किया है ये सब कुछ, और अब स्टैंड अप हो जाएं अपने राइट्स के लिए। अब्यूजर को बताते हैं दिस इज द लिमिट, दिस इज स्टॉप हियर, यू शुड स्टॉप हियर राइट नाउ। और उसके बाद आप जो है अपने आप को, जो भी आपको अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आप उसकी ट्रीटमेंट लें, और अब्यूजर को कोशिश करें कि वो ट्रीटमेंट में जाए, वो अपने एंगर को बेहतर तरीके से मैनेज। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर आप अब्यूजर को रोकें तो अब्यूज खत्म होने का चांस ज्यादा है बजाय इसके कि बढ़े, यानी शुरू में ही आप अब्यूज को रोक दें? जी बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट टाइम जब ऐसा कोई इंसिडेंस हो जिसमें हिटिंग इन्वॉल्व हो तो आप राइट अवे जो है वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बता दें, अगर इफ दिस हैपन अगेन सो आई एम गोना लीव यू, और मैं अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करूंगी। तो आप अपने राइट्स अगर आपको पता है तो अब्यूज रुक सकता है, अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा कि वो इसको फिर एक नॉर्मल बिहेवियर बन के एस्केलेट करता रहता है। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है। जो हमने बात किया, चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात की, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में बात की, जिसको IPV भी कहते हैं। एक चीज नाज़रीन ध्यान में रखें कि अगर आप किसी को देखें कि वो अब्यूज का शिकार है, CPS APS को बताएं, अथॉरिटीज को बताएं। हमने 800 नंबर का जिक्र किया, 1-800-799-SAFE को आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। और आखिरी बात नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप देखें कि आपका पार्टनर या कोई आपको अब्यूज कर रहा है तो उसको उसी वक्त रोकें, उसको बढ़ने ना दें। अगर आप शुरू में ही रोक देंगे तो ये सिलसिला खत्म हो सकता है, वरना फिर अल्लाह न करे आप सिलसिले में फंसते चले जाए। प्रोग्राम देखते रहे, हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।